नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का जो डिक्टेशन है वो पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए होगा। चाहे आप पार्लियामेंट रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हो या छत्तीसगढ़ विधानसभा की रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आज का जो डिक्टेशन है वो 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा और 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा। डिक्टेशन लिखने के बाद आप अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें जरूर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम बेहतर कर सकें। डेली डिक्टेशन के लिए दोस्तों आप हमारा पेड ग्रुप या यूट्यूब का मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको हमारे ज्वाइन बटन पर जाकर मिल जाएगा, या हमारे पेड ग्रुप नंबर पे भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, फारस की खाड़ी क्षेत्र के दो देशों ईरान और इराक के युद्ध को 6 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए हैं। दोनों देशों में जो सामंतवादी युग से मुश्किल से निकले ही थे, भारी बर्बादी हो चुकी है। संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों के विनाश के अलावा शस्त्रों एवं गोला बारूद की खरीद के कारण दोनों ही प्रायः दिवालिया हो चुके हैं। बड़ी संख्या में युवक एवं अन्य नागरिक मारे जा चुके हैं तथा अस्पताल जख्मी लोगों से खचाखच भरे हुए हैं। फिर भी दोनों देश सीमा संबंधी अपने विवाद को शांति से समझौता वार्ता द्वारा निपटाने को तैयार नहीं हैं। मूल विवाद जिसके कारण युद्ध आरंभ हुआ था, ज्यों का त्यों पड़ा है। इस जमाने में जबकि सारे संसार में शांतिवादी आंदोलन चल रहा है और सब देश के लोग परमाणु युद्ध ही नहीं, परंपरागत युद्ध से भी हर कीमत पर बचना चाहते हैं, ईरान और इराक के नेता इस युद्ध की व्यर्थता को नहीं समझ रहे हैं। दोनों देश जानते हैं कि उनमें से कोई भी इस युद्ध में जीत नहीं सकता और न दूसरे को समर्पण के लिए बाध्य करने लायक सैन्य शक्ति रखता है। तो भी वे सीमा विवाद तथा अन्य प्रश्नों का निपटारा शक्ति से करने पर दृढ़ संकल्प हैं। ईरान जिसने सीमा संधि को रद्द करके आक्रमण करने में पहल की थी, युद्धबंदी के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने युद्ध विराम के लिए कुछ ऐसी शर्तें रख दी हैं जिन्हें इराक स्वीकार नहीं कर रहा है। उनमें से प्रमुख है कि इराक की जनता अपने राष्ट्रपति को हटा दे और युद्ध से ईरान में हुए विनाश की क्षतिपूर्ति करे। ऐसी शर्तें तो समर्पण करने वाले राष्ट्रों पर भी नहीं थोपी जाती। ईरान इराक युद्ध के संबंध में तनिक संतोष की बात यही है कि वह दोनों देशों तक ही सीमित है, उसमें कोई तीसरा देश नहीं कूदा और विश्व शक्तियां भी दूरी बनाए हुए हैं। यही स्थिति बनी रही, यह विश्वास करना कठिन है। पिछले दिनों इराक के मिराज विमानों ने जब ईरान में काफ़ी भीतर घुसकर हमले किए तो उसके लिए सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल किया गया। ईरान यह जानते हुए भी कि अरब देश इराक की मदद कर रहे हैं, फारस की खाड़ी अन्य अरब देशों के हितों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहा है। लेकिन वह स्थिति आ सकती है जब अन्य देश भी युद्ध में कूद पड़े और संघर्ष ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैल जाए। सब विश्व ताकतों के हस्तक्षेप की संभावना भी बढ़ जाएगी। गत दिन ही ईरान ने इराकी ठिकानों पर एक बड़ा आक्रमण किया है। बड़ी सेना के कारण ईरान अपने कच्चे पक्के सैनिकों तथा युवा इस्लामी स्वयंसेवकों को हमलों में झोंक देता है, जिससे उसके मृतकों की संख्या इराकी हताहतों से कई गुना ज़्यादा होती है। ईरान ने एक इराकी द्वीप पर कब्जा करने का दावा किया है, लेकिन उसने ईरानी नेताओं की मन की तसल्ली ही हो सकती है। युद्ध की स्थिति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। असल में दोनों के सामरिक लक्ष्य अव्यवहारिक हैं। दोनों ही एक दूसरे को क्षति पहुंचाने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। निर्गुट राष्ट्रों की एक समिति ने युद्ध रुकवाने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं, लेकिन ईरान के नेताओं ने कोई दूरदर्शिता नहीं दिखाई है। वे शायद यह नहीं समझते कि राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना सीमांत युद्ध लड़ने की अपेक्षा कहीं दुष्कर कार्य होता है। लोकसभा के अध्यक्ष तथा रक्षा मंत्री ने भारतीय प्रेस को ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करने की सलाह दी है, क्योंकि आम आदमी के विचारों पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकतंत्र में प्रेस का विशेष स्थान है। सच तो यह है कि प्रेस की स्वतंत्रता के बगैर किसी भी लोकतंत्री व्यवस्था की
कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत में प्रेस स्वतंत्र है, यह सभी मानेंगे। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुल मिलाकर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वाह किया है। महोदय, रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जाएगा। किरायों और माल भाड़ों में कोई वृद्धि न करके उन्होंने निश्चय ही सराहनीय कदम उठाया है। गत वर्ष भी दूसरे दर्जे के यात्रियों और सीजन टिकट धारियों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला था। यह खुशी की बात है कि रेल मंत्री ने किराए बढ़ाने के बजाय यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। राज्य मंत्री अपनी सूझबूझ और प्रशासनिक कुशलता से रेलवे की सेहत सुधारने में सफल हुए हैं। अपने कार्यकाल में रेलवे की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का जो प्रयास उन्होंने किया है, उससे रेलवे का भविष्य उज्जवल बन गया है। रेल बजट की प्रमुख विशेषता यह है कि समाज के कुछ कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को अनेक रियायतें दी गई हैं। युवा वर्ग को गत वर्ष 25% की जो छूट किराए में दी गई थी, उसे इस साल भी जारी रखा गया है। गूंगों और बहरों को 50% की छूट सीजन टिकट में देने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। सूखा और बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित लोगों को राहत देने की दृष्टि से चारे की ढुलाई के लिए माल भाड़े में दी जाने वाली रियायत 8% से बढ़ाकर 25% कर देना जनहित की दृष्टि से एक अच्छा कदम है। रेल राज्य मंत्री ने यात्री सुविधाओं के लिए 15 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान कर समझदारी का परिचय दिया है। इस राशि से रेलवे प्रतीक्षालय, जन सुविधाओं और प्रकाश की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि कई स्टेशनों पर अभी पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता है। शौचालयों और डिब्बों की सफाई की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। नई रेलगाड़ियों को चलाने और कुछ पुरानी गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने का विचार भी अच्छा है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ रेल यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। देखा गया है कि यात्रियों को कई बार रेल की छतों पर बैठकर यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह निरापद नहीं है क्योंकि इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सबको बैठने के लिए सुविधापूर्ण स्थान मिले, यह रेलवे की प्रारंभिक जिम्मेदारी है। रेलों में चोरी, डकैती, लूटमार और बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने की जरूरत है। गुंडों और बदमाशों ने कुछ रेल कर्मचारियों की साठगांठ से आतंक मचा रखा है। भ्रष्टाचार भी रेलवे में कम नहीं है। शयनयान के आरक्षण में होने वाली हेराफेरी को रोकने के लिए अधिक उपाय सोचने होंगे। कंप्यूटर द्वारा आरक्षण का प्रयोग दिल्ली में सफल रहा है। यह अच्छा है कि इसका प्रयोग को अन्य नगरों में भी शुरू किया जा रहा है। रेल राज्य मंत्री की यह घोषणा स्वागत योग्य है कि 3 वर्षों में सभी दूसरे दर्जे की सीटों पर गद्दियां लगा दी जाएंगी। रेलों में भोजन और चाय के स्तर में निस्संदेह सुधार हुआ है। अच्छा हो यदि पंखों, बल्बों और वातानुकूलित यंत्रों के रखरखाव की ओर ध्यान दिया जाए। कुछ स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाने की योजना भी अच्छी है। आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण के जरिए रेल यात्रा को सुविधाजनक बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास उत्साहवर्धक हैं। रेलवे की कार्यकुशलता बढ़ाकर आवश्यक खर्च में कटौती करने की जरूरत है। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अधिक कारगर कदम उठाकर रेल यात्रा को सुरक्षित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। रेलों के सफल संचालन पर ही देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। साथ ही सुदूर भविष्य में भी भारत की आम जनता के लिए आवागमन का मुख्य साधन रेलवे ही होगी। इसलिए रेलवे संचालन और प्रशासन में सुधार लाए बगैर आर्थिक विकास की गति में अपेक्षित तेजी नहीं लाई जा सकती है। भाड़ों में वृद्धि न किए जाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यात्रियों को ज़्यादा सुविधाएं देने का निश्चय। आशा की जानी चाहिए कि सरकार वित्तीय वर्ष के मध्य में पूरक बजट पेश कर
किराए और माल भाड़े में वृद्धि नहीं करेगी। केंद्र और पंजाब सरकार के बीच मतभेद न हो और विवादों को बातचीत द्वारा हल किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस औद्योगिक वित्त निगम विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे यहाँ इस बात का अवश्य जिक्र करना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों और देश के औद्योगिक विकास के लिए कई कानून बनाए हैं, परंतु ये कानून बिल्कुल लागू नहीं किए गए हैं। जहां तक मेरा निजी जानकारी है, स्वतंत्रता के वर्षों के पश्चात कानून ज़्यादातर श्रमिकों वर्ग के हित को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जहां तक औद्योगिक कानूनों का प्रश्न है और जहां तक संविधान के भाग 3 और 4 का संबंध है, ये कानून लागू नहीं किए गए हैं और न ही श्रमिक वर्ग का हित सोचा गया है। सरकार को कानून ही नहीं बनाने चाहिए, परंतु सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि वह कानूनों को लागू करे। स्टॉप। दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से, जिसमें पंचुएशन भी शामिल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी मासिक पत्रिका के 4था अंक है। अगर आपको चारों अंक लेना है, इसमें आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। चारों अंक लेना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल ID है study4stenographer@gmail.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।